हाँ तो वो है। सोर्स ऑफ डबल स्टैंड डीएनए की बात हो चुकी थी। एक बार मुझे लिख लेने देना, फिर आपको आप लिखना, क्योंकि थोड़ा बड़ा डायग्राम है तो आपको पता चल जाएगा कितना स्पेस लगेगा। एक पूरा पेज लगेगा। ठीक है, लैंडस्केप में आप पूरा एक पेज लेके फिर आप बना सकते हो। चलो बेटा, ध्यान दो। अब देखो एक बात, हम निमेटोड रेसिस्टेंस टोबैको बनाने की बात कर रहे थे। अब आपने जो पिछले क्लास में लिखा है एक बार उस लाइन को देखना कि निमेटोड रेसिस्टेंस टोबैको हमने बनाया आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी के थ्रू। ठीक है, आरएनए आई टेक्नोलॉजी के थ्रू। उसमें दूसरा पॉइंट था कि आरएनए आई टेक्नोलॉजी में क्या करते हैं, तो हमने लिखा कि ये मेथड ऑफ जीन साइलेंसिंग, जीन साइलेंसिंग का मेथड है। यानी हम किसी एक पर्टिकुलर जीन को एक्सप्रेस होने से रोक देते हैं, उसका प्रोडक्ट बनने से रोक देते हैं। ठीक है, तो अगर मैं निमेटोड के किसी ऐसे जीन के एक्सप्रेस होने से रोक दूं जिसके प्रोडक्ट की वजह से निमेटोड सरवाइव करता है, अगर वो प्रोडक्ट ना बने तो निमेटोड की डेथ हो जाएगी। तो अगर हम उसका एक्सप्रेशन रोक दें तो निमेटोड मर जाएगा। ठीक है, और वही हमको यहां करना है। फिर तीसरा लाइन हमने उसमें लिखा था कि हम उस जीन को साइलेंट कैसे करेंगे। ठीक है, तो हमने लिखा कि टारगेटेड जीन के एमआरएनए को, ठीक है, हम डिग्रेड कर देते हैं, तोड़ देते हैं। जिस जीन को साइलेंट करना होता है उसको साइलेंट करने के लिए डीएनए को नहीं टारगेट करते, किसको टारगेट करते हैं, उसके एमआरएनए को डिग्रेड करते हैं बाय द हेल्प ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए। तो एक कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनवाएंगे और उस जीन के एमआरएनए को डिग्रेड कर देंगे, तोड़ देंगे, जिसके वजह से उसका ट्रांसलेशन इनहिबिट हो जाएगा, और ट्रांसलेशन इनहिबिट हो जाएगा तो जीन साइलेंट हो जाएगा। ठीक है, ये काम हमको करना था। ठीक है, अब हमने कहा था कि ये आइडिया आया कहां से, तो हमने कहा कि ये सभी यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है एज ए सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, यूकैरियोट में डबल स्टैंडर्ड आरएनए का सोर्स दो होता है, आरएनए वायरसेस, ठीक है, और दूसरा ट्रांसपोजोन्स जो कि आरएनए के थ्रू रेप्लिकेट होते हैं। यहां तक की बात हो गई थी। अब चलो, अब आते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। अब हम जो बात करने जा रहे हैं ये बात होने जा रही है, ध्यान से सुनना बेटा, टोबैको के लिए। तो पहले निमेटोड स्पेसिफिक जीन इन निमेटोड की बात कर रहा हूं, ये निमेटोड के बॉडी की बात हो रही है। अब हमने क्या किया, निमेटोड में एक ऐसे जीन को पता लगाया जिस जीन का प्रोडक्ट निमेटोड को सरवाइव करने के लिए चाहिए ही चाहिए। अगर इस जीन का प्रोडक्ट यानी प्रोटीन ना बने तो निमेटोड की डेथ हो जाएगी। हमने एक ऐसा जीन निमेटोड में टारगेट कर लिया है। निमेटोड स्पेसिफिक जीन का मतलब है निमेटोड का जीन, ये निमेटोड का जीन है। हम क्या करेंगे, इस निमेटोड, किसी एक निमेटोड को लेंगे और उससे ये जीन निकाल लेंगे। हमने ये जीन निमेटोड से निकाल लिया। ठीक है, अब आते हैं इस जीन को लेके लैब में। अब लैब में हमारे, ठीक है, हमको टोबैको को ट्रांसजेनिक बनाना है, तो हमने निमेटोड के उस जीन को टोबैको में ट्रांसफर किया।
अब सुनना, हमने क्या लिखा, निमेटोड स्पेसिफिक जीन ट्रांसफर इन निमेटोड, सॉरी, ट्रांसफर इन टोबैको, निमेटोड स्पेसिफिक जीन ट्रांसफर इन टोबैको, हमने टोबैको में ट्रांसफर किया बाई एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर, एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। अब याद करो कैसे ट्रांसफर करेंगे। तो हम एक एग्रोबैक्टीरियम लेंगे, उसका टीआई प्लाज्मिड निकालेंगे, टीआई प्लाज्मिड का टीडीएनए का कुछ पार्ट कट करके हटा देंगे, उसके जगह पे इस निमेटोड के जीन को जोड़ के उसको एग्रोबैक्टीरियम में भेज देंगे, और फिर टोबैको की एक सेल लेंगे टिश्यू कल्चर के थ्रू, और उससे एग्रोबैक्टीरियम से इन्फेक्ट कराएंगे। तो एग्रोबैक्टीरियम, ठीक है, टीडीएनए के साथ साथ हमारे निमेटोड का जीन भी टोबैको में भेज देगा, और उस सेल को फिर हम डिवाइड करके वैसी बहुत सारी सेल बना लेंगे, और हर एक सेल से पूरा प्लांट डेवलप कर लेंगे, प्लांट के हर सेल में निमेटोड का जीन होगा। इस तरीके से जो टोबैको होगा वो निमेटोड रेसिस्टेंस बन जाएगा, ट्रांसजेनिक बन जाएगा। तो हमने क्या किया, ठीक है, कि निमेटोड के जीन को टोबैको में एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर की मदद से ट्रांसफर कर दिया। अब एक पॉइंट सुनना बेटा, मेरे पास में एक एग्रोबैक्टीरियम है, सॉरी टोबैको है, उस टोबैको में हमने जीन ट्रांसफर किया, तो उस टोबैको की हर सेल में ये जीन होगा, ठीक है, क्योंकि ये टोबैको ट्रांसजेनिक है, और ट्रांसजेनिक टोबैको या ट्रांसजेनिक प्लांट में हर सेल में ट्रांसजीन प्रेजेंट होता है। लेकिन हमने थोड़ा सा चेंज किया है, हमने इसकी दो कॉपी ट्रांसफर की है, दो कॉपी। एक कॉपी ठीक वैसा ही रहने दिया है, यानी उसका प्रमोटर और टर्मिनेटर ठीक वैसा है जैसे निमेटोड में पाया जाता है, लेकिन जो दूसरी कॉपी ट्रांसफर की है उसमें थोड़ा चेंज किया है। चेंज क्या किया है कि उसके, ठीक है, प्रमोटर और टर्मिनेटर को स्विच कर दिया है, ठीक है। अब प्रमोटर को हमने इधर कर दिया और टर्मिनेटर को इधर कर दिया। समझ रहे हो क्या करने जा रहे हैं? हम चाहते हैं कि सेंस आरएनए भी बने और एंटी सेंस आरएनए बने, ठीक है, बात समझ गए? इस तरीके से हमने टोबैको में निमेटोड के इस जीन की दो कॉपी ट्रांसफर की है। एक कॉपी ठीक वैसा है जैसे टोबैको में होता है, जैसे निमेटोड में होता है, और एक में हमने प्रमोटर और टर्मिनेटर को स्विच कर दिया है। अब एक पॉइंट सुनना बेटा, ये जो सेल बता रहा हूं, ये जो बात हो रही है, ये सब टोबैको के अंदर की है। अब टोबैको के हर सेल में जो हमारा निमेटोड रेसिस्टेंस टोबैको बना है, ट्रांसजेनिक टोबैको बना है, उसके हर सेल में ये दोनों जीन है। ये बात समझ में आ रही है? अब ये दोनों जीन यहां एक्सप्रेस करेंगे टोबैको के अंदर, अभी निमेटोड नहीं आया है, ठीक है। अब ये टोबैको के अंदर एक्सप्रेस करेंगे, जब एक्सप्रेस करेंगे तो दोनों का आरएनए बनेगा, ये भी अपना आरएनए बनाएगा और ये भी अपना आरएनए बनाएगा, ठीक है। अब ये जो आरएनए बनेगा, ये आरएनए एग्जैक्ट वैसा ही बनेगा जैसे निमेटोड में बनता था, जिसको हमने सेंस आरएनए कहा था। क्या कहा था? सेंस आरएनए। तो इसने बनाया सेंस आरएनए, ठीक है। जबकि यहां पे प्रमोटर और टर्मिनेटर को स्विच कर दिया है, तो अब एंटी सेंस बनेगा नहीं बनेगा? तो यहां पे जो आरएनए बनेगा वो कैसा बनेगा? एंटी सेंस, ठीक है, एंटी सेंस आरएनए, एंटी सेंस आरएनए बना। अब सुनना बेटा, जो सेंस आरएनए होता है, इस सेंस आरएनए को हम कहते हैं पैसेंजर आरएनए। तो इसका नाम दिया जाता है पैसेंजर आरएनए। पैसेंजर आरएनए क्यों कहते हैं ये आगे समझ में आएगा, अभी आगे पता चलेगा। और इसको कहते हैं गाइड आरएनए, ये भी नाम क्यों दिया गया ये हमको आगे समझ में आएगा, ठीक है। अब चलो, दोनों सेंस और एंटी सेंस बने एक ही सेल में, तो बताओ दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, जुड़ के क्या बना लेंगे? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो दोनों ने जुड़ के बना लिया कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो ये बन गया कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। अब याद करो, मैंने बताया था कि यूकैरियोट के सेल में अगर कभी भी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए आ गया तो एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, डाइसर, याद आ रहा है, जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को तुरंत तोड़ता है, ठीक है। तो अब यहां पे, ठीक है, फंक्शन में आएगा डाइसर, डाइसर आ गया। और डाइसर आपको पता है क्या है? आरएनएज थर्ड है, ठीक है। ये क्या करेगा? इस कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को ब्रेक करना चालू करेगा और छोटे छोटे आरएनए फ्रेगमेंट्स बनाएगा। इन छोटे छोटे आरएनए फ्रेगमेंट्स को कहा जाएगा क्या? एसआई आरएनए, स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए, ठीक है। अब सुनना बेटा, निमेटोड आए या ना आए, इस टोबैको की हर सेल में, ठीक है, ये प्रोसेस चलता रहेगा हमेशा, और हमेशा एसआईआरएनए बनता रहेगा, एसआईआरएनए बनता रहेगा। दैट मींस टोबैको के सेल के साइटोप्लाज्म में एसआईआरएनए हमेशा पड़ा रहेगा। इसमें कोई दिक्कत किसी को? अब चलो, अब निमेटोड को लेके आते हैं, ठीक है। अब निमेटोड आया, ये जिसके पास में ये जीन था, ठीक है, कोई दूसरा निमेटोड जिसे निकाला है वो तो मर गया, ठीक है। अब दूसरा उस फील्ड में कोई निमेटोड होगा, वो आएगा इसको इन्फेक्शन करने।
जब इन्फेक्शन कॉज करने आएगा तो आके इस सेल को, ठीक है, खाएगा, और जब इस सेल को खाएगा तो इस सेल के अंदर का जो भी कंटेंट होगा, याद करो मैंने बताया था कि निमेटोड का डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है, तो सारा उसके सेल में चला जाएगा। तो जब सारा कंटेंट सेल में जाएगा तो बेटा ये एसआई आरएनए भी तो उसके सेल में जाएगा। तो जो टोबैको के अंदर एसआई आरएनए बना था वो निमेटोड की सेल में चला गया। ये हाँ इधर निमेटोड की सेल है, ठीक है, तो ये चला गया निमेटोड की सेल में, ये एसआई आरएनए निमेटोड के पास गया। अब सुनना बेटा, यहां से ये एसआई आरएनए के साथ कुछ एंजाइम्स जुड़ना चालू करेंगे। तो यहां से इसके साथ कुछ एंजाइम जुड़ेंगे तो हम कहते हैं मल्टी कंपोनेंट एंजाइम कॉम्प्लेक्स, ठीक है, यानी बहुत सारे एंजाइम जुड़ेंगे जिनको हम एक कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं, तो ये जुड़ेंगे, और जब ये जुड़ेंगे इसके साथ तो ये मिलके एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब मैं जो ये रेड से दिखा रहा हूं ये एंजाइम है, ठीक है, और इन्होंने बनाया एक स्ट्रक्चर जिसको हमने कहा रिस्क, रिस्क बना, ठीक है। रिस्क का फुल फॉर्म है आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। इन्होंने क्या बनाया? आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। अभी ये जो रिस्क है ये इनएक्टिव है। कैसा है? इनएक्टिव है। अभी मैं इसका फुल फॉर्म लिख दूंगा, ठीक है, तो ये रिस्क बन गया। अब सुनना, इसके बाद निमेटोड के ही सेल में, सब निमेटोड के सेल में अब चल रहा है, ठीक है, ये जो एंजाइम्स हैं ये एंजाइम एक्टिव होंगे, ठीक है, और जब ये एंजाइम एक्टिव होंगे तो इन दोनों स्ट्रैंड के बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ के दोनों स्ट्रैंड को अलग कर देंगे। अब याद करो, ये एसआई आरएनए था, इस एसआई आरएनए में एक ये जो आरएनए है ये एंटीसेंस है। कैसा है? एंटीसेंस यानी गाइड, ये एंटीसेंस आरएनए है, और नीचे वाला क्या है? सेंस आरएनए। ये सेंस आरएनए यानी पैसेंजर आरएनए है। अब सुनना, ये एंजाइम दोनों को अलग करेंगे, और दोनों को अलग करने के बाद सेंस वाले को तोड़ देंगे, सेंस वाले को तोड़ दिया जाएगा, और जब सेंस टूटेगा तो केवल क्या बच जाएगा? एंटी सेंस। अब इस एंजाइम के अंदर केवल एंटी सेंस बचेगा, सेंस हट गया, ठीक है, तो ये रिस्क है, और ये अब रिस्क ऐसा है जिसमें केवल एंटी सेंस बचा, और इसको कहते हैं कि ये रिस्क एक्टिव हो गया है, ये एक्टिव रिस्क है। बात समझ गए? तो ये बचा हमारा एंटी एंटी सेंस आरएनए, या फिर इसी को हमने कहा गाइड आरएनए, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बता दे पहले। सुनना फिर से, हमने निमेटोड का एक जीन लिया, और निमेटोड के जीन को हमने टोबैको में भेज दिया। टोबैको में हमने उसकी दो कॉपी भेजी, एक कॉपी में प्रमोटर ट्रांसमीटर वैसे ही रहने दिया, दूसरे में चेंज कर दिया, जिसके वजह से टोबैको में सेंस आरएनए भी बना और एंटी सेंस बना। दोनों जुड़ के क्या बना लिए? कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंड आरएनए। कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंड आरएनए पे कौन काम किया? डाइसर। डाइसर ने किसमें कन्वर्ट कर दिया? एसआई आरएनए में। जब निमेटोड ने एसआई आरएनए को, ठीक है, खाया, ठीक है, उस सेल को खाया तो एसआई आरएनए उसके पास गया। एसआई आरएनए एंजाइम के साथ जुड़ के क्या बन गया? रिस्क। रिस्क अभी क्या है? इनएक्टिव। अब रिस्क में दोनों स्टैंड हैं, दोनों में से कौन सा हट जाएगा? सेंस। सेंस हट जाएगा, क्या बचेगा? एंटी सेंस, और ये बन जाएगा एक्टिव रिस्क। क्या हो जाएगा? अब ऐसे ही एक्टिव रिस्क पड़ा हुआ है, तो एक्टिव रिस्क बनता रहेगा, जब जितना ही ये खाएगा उतनी एक्टिव रिस्क बचनेगा। सारे मैं एक दिखा रहा हूं लेकिन बहुत सारे एक्टिव रिस्क बनेंगे, ठीक है। जैसे मान लो ये आया तो इसका एक एक्टिव रिस्क, ये आया इसका भी एक्टिव रिस्क, ये आया इसका भी एक्टिव रिस्क बनेंगे। अब क्या होगा? उसी टाइम पे निमेटोड भाई साहब को अपने इस जीन का प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये प्रोडक्ट इनके सर्वाइवल के लिए जरूरी है। तो अपने इस जीन का प्रोडक्ट चाहिए, तो अब निमेटोड क्या करेगा? अपने इस आरएनए को बनाएगा। तो अब इसने ट्रांसक्रिप्शन किया अपना प्रोटीन बनाने के लिए, तो बना ये आरएनए, और ये आरएनए कैसा होगा? सेंस आरएनए। अब याद करना बेटा, ये जो सेंस आरएनए है उसी का तो कॉम्प्लीमेंट्री एंटीसेंस है, ठीक है, तो फिर से कॉम्प्लीमेंट्री मिला तो आके जुड़ जाएगा, तो जहां भी इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होगा वहां आके बाइंड कर जाएगा। तो अब ये रिस्क आएगा, और रिस्क आके इस सेंस आरएनए के साथ जुड़ेगा, तो एंटी सेंस अपने सेंस आरएनए के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कर लेगा, ठीक है, और जब कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग किया बेटा तो फिर से तो डबल स्टैंड बन गया। और याद करो अभी आपने देखा कि जैसे ही डबल स्टैंड बनेगा सेंस को क्या करेगा? एंजाइम हटा देगा, तो ये एंजाइम फिर एक्टिव हो जाएंगे, और ये एंजाइम एक्टिव होंगे तो इस डबल स्टैंड आरएनए में से सेंस को क्या करेंगे? तोड़ देंगे, तो डिग्रेडेशन ऑफ सेंस आरएनए क्या हो जाएगा? डिग्रेडेशन ऑफ
सेंस आरएनए डिग्रेड हो गया। जब सेंस आरएनए डिग्रेड हो गया तो ट्रांसलेशन इनहिबिट हो गया। इनहिबिशन ऑफ ट्रांसलेशन, इनहिबिशन ऑफ ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन इनहिबिट हुआ तो इसका प्रोडक्ट नहीं बना, और प्रोडक्ट नहीं बना तो ये जीन साइलेंट हो गया कि नहीं हो गया? तो जीन साइलेंसिंग क्या हो गया? जीन साइलेंसिंग, जीन साइलेंट हो गया। और अगर ये जीन साइलेंट हो गया, इसका प्रोडक्ट नहीं बना, तो निमेटोड की क्या हो जाएगी? डेथ। डेथ ऑफ निमेटोड, डेथ ऑफ निमेटोड, निमेटोड की डेथ हो गई। बात समझ गए बेटा? ठीक है। अब देखो, ये जो पैसेंजर था यानी सेंस था, वो तो बस यहां तक गया, यहां जाके इसको हटा दिया गया, इसका कोई और रोल, इसलिए इसको पैसेंजर कहा गया। जो एंटी सेंस था, एंटी सेंस जिस आरएनए के साथ जुड़ेगा वही आरएनए टूटेगा। तो एंटी सेंस ही तो गाइड कर रहा है कि किसको तोड़ना है, किसको तोड़ने पे निमेटोड मरेगा। इसीलिए एंटी सेंस को नाम क्या दिया गया? गाइड आरएनए। ठीक है, अब डेफिनेशन सुनना जो हमने लिखा था। ठीक है, टारगेटेड जीन के एमआरएनए को कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए की मदद से डिग्रेड करके जीन को साइलेंट करने की टेक्नोलॉजी ही आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी कहलाती है। आई बात समझ में? जो हमने लिखा था पैराग्राफ फिर से सुनना। टारगेटेड जीन के एमआरएनए को, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनवा के, ठीक है, और उससे डिग्रेड करके ट्रांसलेशन को इनहिबिट करके जीन को साइलेंट करके निमेटोड की डेथ करा रहे हैं, यही क्या है? एंटी सेंस आरएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब एक बार मुझे एनसीईआरटी देना जल्दी से। एनसीईआरटी का वो पैराग्राफ भी पढ़ लेते हैं, ठीक है, जो इस जहां पे इसको एक्सप्लेन किया गया। मैं पढ़ रहा हूं, आपके पास नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, सुन सुन लो, बस घर जाके पढ़ना है, आपको तो घर जाके पढ़ना ही है। एक पहला पैराग्राफ मैंने, ठीक है, ये पैराग्राफ मैंने कल एक्सप्लेन कर दिया था, इसकी बात कर रहे हैं, सुनना बेटा। कह रहा है यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर, ध्यान सुनना बेटा। अब सुनो यहां पे, ठीक है, ट्रस्ट करो कि मैं एनसीईआरटी की लाइन ही पढ़ रहा हूं। यहां देखो, ठीक है, यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स निमेटोड स्पेसिफिक जीन वर इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट प्लांट। एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर की मदद से निमेटोड स्पेसिफिक जीन को कहां इंट्रोड्यूस कर दिया? होस्ट प्लांट में। ठीक है, द इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए वाज सच दैट इट प्रोड्यूस बोथ सेंस एंड एंटी सेंस आरएनए इन होस्ट सेल। हमने ऐसे इंट्रोड्यूस किया है कि होस्ट सेल में यानी टोबैको में, ठीक है, सेंस भी बनेगा और एंटी सेंस भी बनेगा। दिस टू आरएनए बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री, ये दोनों आरएनए क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री होंगे टू ईच अदर एंड फॉर्म डबल स्टैंडर्ड आरएनए, और डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना लेंगे। दैट इनिशिएट आरएनएआई, जो क्या करेगा? आरएनएआई को इनिशिएट करेगा, यानी यहां से आरएनएआई इनिशिएट हो रहा है। जो आरएनएआई का प्रोसीजर वो कहां से इनिशिएट हो रहा है? यहां से। जब कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाता है तो डाइसर कट करता है, और जहां से डाइसर कट कर रहा है वहीं से आरएनएआई स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो आरएनएआई इनिशिएट होगा। ठीक है, दस साइलेंस्ड द स्पेसिफिक एमआरएनए ऑफ निमेटोड। और हमने क्या किया? इसके वजह से निमेटोड के एक स्पेसिफिक आरएनए को क्या कर दिया? साइलेंस कर दिया। ठीक, अब एनसीईआरटी ने सीधे लिख दिया, ये बीच वाला पार्ट कुछ भी नहीं एक्सप्लेन किया। तो आपको भी बस इतना ही याद रखना है। ठीक है, ये बीच के पार्ट्स अगर भूल भी जाए, रिस्क विस्क के क्वेश्चन आपसे नीट में नहीं पूछेगा। ये हमने थोड़ा सा और डिटेल में जान लिया कि कैसे होता है। एनसीईआरटी ने बस इतना कह दिया कि आरएनएआई इनिशिएट होगा, और आरएनएआई इनिशिएट होगा तो एसआई आरएनए बनेगा, बस इतना याद रख लो। और इस एसआई आरएनए की वजह से क्या होगा? टारगेटेड जीन का एमआरएनए डिग्रेड हो जाएगा, ठीक है, और निमेटोड की डेथ हो जाएगी। अब कह रहा है द कंसिक्वेंसेस वाज दैट पैरासाइट कुड नॉट सर्वाइव इन ट्रांसजेनिक होस्ट। पैरासाइट कौन है? निमेटोड। इसके वजह से निमेटोड होस्ट में सर्वाइव नहीं कर पाएगा, होस्ट एक्सप्रेसिंग स्पेसिफिक इंटरफेरिंग आरएनए, द ट्रांसजेनिक प्लांट देयरफॉर गॉट इटसेल्फ प्रोटेक्टेड फ्रॉम पैरासाइट। और इस तरीके से जो ट्रांसजेनिक प्लांट है वो पैरासाइट से प्रोटेक्टेड हो जाएगा। अब निमेटोड हमारे प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, हमारे उस फील्ड में निमेटोड की नंबर का नंबर धीरे धीरे कम हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये था, एनसीईआरटी ने बस इतना ही पूरा पैराग्राफ लिख रखा है। ठीक है, तो हमने दोनों पैराग्राफ इसका डिस्कस कर लिया। ठीक है, जल्दी से लिख लो आप। किसका था? इधर।
लिख देता हूँ। आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। आप तो बस रिस्क याद रखना, आपसे पूरा फुल फॉर्म कभी पूछा नहीं जाएगा। SI RNA, स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए, पिछली क्लास में लिखा नहीं था क्या उसका? हाँ, नहीं लिखा था। स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए। ब्लर हो रहा है यहाँ से, तो सब ठीक ही है बेटा। इंटरनेट देखो अपना।
देखो केवल, केवल, अरे इसी में समझा रहा हूं भाई, केवल यही एक नहीं आके जुड़ा है। ठीक है, जैसे मान लो ये एस आई आर एन ए है, ठीक है, तो इसमें भी तो एंटी सेंस है, इसमें भी एंटी सेंस है, इसमें भी एंटी सेंस है। इसका सीक्वेंस उस पे कहीं और होगा, इस बस इसका सीक्वेंस कहीं और होगा, और ये सारे बन रहे हैं ना, इन सबका रिस्क बना होगा, और इन सबके एंटी सेंस आरएनए का जहां जहां सीक्वेंस होगा वहां वहां जाके जुड़े होंगे। तो मैं एक दिखा रहा हूं, बट ऐसे बहुत सारे रिस्क जुड़े होंगे, और जहां जहां जुड़ेंगे वहां वहां से आरएनए को तोड़ दिया जाएगा। इसको जल्दी कंप्लीट करो, बस आपके पास 1 मिनट का टाइम है, फिर मैं बिठा दूंगा। इनहिबिशन ऑफ ट्रांसलेशन के बाद है जीन साइलेंसिंग, जीन साइलेंसिंग के बाद है डेथ ऑफ निमेटोड। ये पहला तो हो गया होगा यहां तक।
नहीं। इतना फास्ट थोड़ी लिखना था। हाँ। मल्टी कंपोनेंट एंजाइम कॉम्प्लेक्स। चलो बेटा, अब ध्यान से सुनो, लिखना बंद करना। ठीक है, ध्यान दो। एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर फील्ड हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक। अब हमको एप्लीकेशन पढ़ना है मेडिसिनल फील्ड में। ठीक है, मेडिसिनल फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके, ठीक है, दो चीज किया गया है। एक तो हमने रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक ड्रग्स का फॉर्मेशन किया है, यानी मेडिसिन बनाई है, ठीक है, डिजीज को क्योर करने के लिए बहुत सारे। और दूसरा जीन थेरेपी। ठीक है, ये दो चीजें हमको यहां पर डिस्कस करनी है। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करके हमने अब तक कितने ऐसे ड्रग फॉर्म किए हैं, मेडिसिन फॉर्म किए हैं, जिनका ह्यूमन यूज के लिए अप्रूवल मिल चुका है। जब भी कोई मेडिसिन इस टेक्निक के थ्रू बनाया जाता है, ऐसा नहीं है कि हमने कोई मेडिसिन बनाया और हम तुरंत उसको मार्केट में भेज देंगे। पहले हमको गवर्नमेंट से, ठीक है, अप्रूवल लेना पड़ता है कि हम इसकी इसकी मार्केटिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी में एक डाटा दिया गया है। ठीक है, हालांकि ये डाटा पुराना है, अभी तक इसमें बहुत सारा चेंज आ चुका है। ठीक है, बट अभी तक एनसीईआरटी ने अपडेट नहीं किया, तो हम तो वही मान के चलेंगे। तो एनसीईआरटी कहती है कि रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक ड्रग्स अप्रूव फॉर ह्यूमन यूज। ठीक है, ह्यूमन यूज के लिए अब तक पूरे वर्ल्ड में ऐसे कितने ड्रग बनाए गए हैं? बनाए तो बहुत सारे गए हैं, बहुत सारे ड्रग बनाए गए जिनको अप्रूवल नहीं मिला। ठीक है, तो ऐसे कितने ड्रग हैं जिनको अप्रूवल मिल चुका है पूरे वर्ल्ड में? तो पूरे वर्ल्ड में ये डाटा याद रखना है, 30 एनसीईआरटी का डाटा है। इंपॉर्टेंट है बेटा, कह रहा हूं, एग्जाम में आ सकता है, फिर मैं याद आऊंगा अगर भूल जाएगा एग्जाम में तो, कि सर ने कहा था। ठीक है, तो 30, तो 30 है पूरे वर्ल्ड में। और करेंटली इंडिया में जो जिनकी मार्केटिंग हो रही है, यानी इंडियन मार्केट में जो अवेलेबल है, उनका नंबर 12 दिया गया। हालांकि मैं फिर से कह रहा हूं कि ये नंबर अभी सही नहीं है, ये नंबर और बढ़ चुका है, लेकिन एनसीईआरटी ने अभी इस डाटा को अपडेट नहीं किया, क्योंकि बहुत बिजी हैं वो लोग, ठीक है, जो एनसीईआरटी लिखते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा इकोलॉजी की एनसीईआरटी अपडेट की गई है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा, तो लिखा गया है चैप्टर नंबर 13 में, आपने पढ़ा, और चैप्टर नंबर 13 है ही नहीं। ठीक है, तो इतने विद्वान लोग वहां बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे इस डाटा को भी अपडेट करने का टाइम उनके पास है नहीं, बहुत सारा काम है उनके पास। ठीक है, घर का सब्जी वब्जी खरीदना, ये सब बहुत कुछ होता है। ठीक है, तो अभी उन्होंने नहीं अपडेट किया, तो हम यही मान के चलेंगे, हमको यही डाटा दिया गया। तो 30 जो है वो पूरे वर्ल्ड में, और 12 जो है वो इंडिया में मार्केट में। ये दोनों नंबर याद रखना, याद रखना, 30 वर्ल्ड में और 12 इंडिया में। अब हमको क्या पढ़ना है, ध्यान सुनना। वो पहला ड्रग जिसको ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, ह्यूमन यूज के लिए अप्रूवल मिला था, जो इस टेक्नोलॉजी से बनाया गया था, वो था इंसुलिन। ठीक है, और इसलिए हमको इंसुलिन पढ़ना है। इंसुलिन हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि वही यही वो पहला ड्रग था जिसको ह्यूमन यूज के लिए अप्रूवल दिया गया था। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन कैसे बनाया गया पहली बार, ठीक है, किस कंपनी ने बनाया, कैसे बनाया, क्या कॉन्सेप्ट था, ठीक है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आए, चैलेंजेस क्या क्या है, वो सब कुछ डिस्कस करना है। ठीक है, अब ध्यान सुना बेटा, यहां पे हम ये जो अभी डिस्कस कर रहे हैं, ये हमारे सेल में
नॉर्मली इंसुलिन कैसे मेच्योर होता है उसकी बात करने जा रहे हैं, ठीक है। और यहां डिस्कस करेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी में कैसे बनाया गया, यानी बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके, जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करके कैसे इंसुलिन बनाया गया, वो ये है, ठीक है। और हमारे सेल में, ठीक है, नेचुरली इंसुलिन की प्रोसेसिंग कैसे होती है, ये डायग्राम है जो एनसीईआरटी में दे रखा है। और यहां से भी क्वेश्चन आता है तो ध्यान सुनना। पेंक्रियाज के बीटा सेल में इंसुलिन का जीन एक्सप्रेस करता है। मैंने आपको पहले बता रखा है, इंसुलिन का जीन हमारे बॉडी के हर सेल में है, ठीक है। जो भी न्यूक्लिएटेड सेल है सब में है, हमारी हर जीन हर सेल में होती है, लेकिन हर सेल में हर जीन में एक्सप्रेस नहीं करता। तो ये हर सेल में है, ठीक है, लेकिन पेंक्रियाज के बीटा सेल में एक्सप्रेस करता है। तो जब डीएनए एक्सप्रेस करेगा तो डीएनए से बनेगा आरएनए, और फिर आरएनए का ट्रांसलेशन होगा तो आरएनए से बनेगा प्रोटीन, यानी पॉलीपेप्टाइड चेन। तो जो पॉलीपेप्टाइड चेन पहली बार बनती है वो ये है, यानी ये प्रोटीन है, ये डीएनए नहीं है, ये आरएनए नहीं है। उस आरएनए से जो प्रोटीन बन चुका है उसको दिखाया जा रहा है, एनसीईआरटी ने ऐसा दिखाया, ठीक है। इस इंसुलिन को कहते हैं प्री प्रो इंसुलिन, प्री प्रो इंसुलिन। और ये इंसुलिन नॉन फंक्शनल है, अभी फंक्शनल नहीं है, यानी जब प्रोटीन बन के निकलता है इंसुलिन का तो उस टाइम पे वो फंक्शनल नहीं होता है। अब इसमें 3 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स पाए जाते हैं, ठीक है। पहला ए पेप्टाइड चेन, दूसरा सी पेप्टाइड चेन, और तीसरा बी। याद रखना ए और बी के बीच में सी है, ठीक है। अब ए को पहचानने का तरीका सुनना बेटा। ए में डाई सल्फाइड लिंकेज पाया जाता है, बात समझ गए। डाई सल्फाइड लिंकेज क्या है? सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। उनके जब आर ग्रुप आमने सामने आते हैं, एसएच ग्रुप, तो वो आपस में डाई सल्फाइड लिंकेज से जुड़ जाते हैं, बात समझ गए। तो यहां पे जो ए पेप्टाइड चेन है इसमें 2 सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड के आर ग्रुप आमने सामने आते हैं और इनके बीच में डाई सल्फाइड लिंकेज बन जाता है। तो इनमें से कभी मान लो आपको एग्जाम में ऐसे ये 3 चेन दे दिया जाए और ए को पहचानना हो, ठीक है, तो जिस पे डाई सल्फाइड लिंकेज होगा वो ए हो जाएगा, और उसके जस्ट बाद क्या होगा, सी होगा, और लास्ट में बी होगा। एक और पॉइंट सुनना, ए चेन जो है इसमें 21 अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं, ये 21 अमाइनो एसिड से बना होता है। सी पॉलीपेप्टाइड, ठीक है, 33 अमाइनो एसिड से बना होता है, ठीक है। और जो बी है वो 30 अमाइनो एसिड से बना होता है। अब ये बना साइटोप्लाज्म में, लेकिन ये मेच्योर नहीं है। अब इसकी प्रोसेसिंग होगी और प्रोसेसिंग से इसको मेच्योर किया जाएगा। तो प्रोसेसिंग होती कहां है? गोल्गी बॉडी में। सेल बायो में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी दोनों मिलकर बहुत सारी प्रोसेसिंग का काम करती हैं, ठीक है। बहुत सारे मेटेरियल को प्रोसेस करके सेल में जहां जहां भेजना होता है, ठीक है, वहां वहां उसको ट्रैफिकिंग उसकी की जाती है, ठीक है। तो यहां पे प्रोसेसिंग होगा गोल्गी बॉडी में। गोल्गी बॉडी में जब ये जाएगा तो क्या होगा, ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड फिर से आमने सामने आएंगे, और इनके बीच में फिर से जो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड होंगे उनके एसएच ग्रुप आमने सामने आएंगे और उनमें फिर से डाइसल्फाइड लिंकेज बन जाएगा। तो ए और बी आपस में डाइसल्फाइड लिंकेज से जुड़ जाएंगे डायरेक्टली, बात समझ गए। और ये सी आ गया, इसको कहा गया प्रो इंसुलिन। एनसीईआरटी ने प्री प्रो इंसुलिन नहीं लिखा है, सीधे प्रो इंसुलिन की बात की क्या है, बट इसको लेबलिंग नहीं की, उन्होंने सीधे प्रो इंसुलिन की बात की है, ठीक है। हालांकि पहले इसको प्री प्रो कहते हैं फिर इसको प्रो कहते हैं। अब यहीं पे प्रोटियोलाइसिस होगी। प्रोटियोलाइसिस का मतलब होता है प्रोटीन का टूटना, और प्रोटीन को तोड़ के इसके सी पेप्टाइड को सेल में अलग कर दिया जाता है। और जैसे ही सी पेप्टाइड अलग होता है ए और बी साथ रह जाता है और ये बनता है मेच्योर इंसुलिन। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि हमारी बॉडी में जो इंसुलिन बनता है, जो मेच्योर इंसुलिन होता है, उसमें कौन सा पेप्टाइड नहीं होता है? सी पेप्टाइड। और यह भी पूछा जाता है कि इमेच्योर में कौन कौन से पेप्टाइड होंगे? ए बी सी तीनों होंगे, लेकिन मेच्योर में सी नहीं होगा। तो अगर सी नहीं होगा तो टोटल अमाइनो एसिड कितने हो जाएंगे? 51। कितने हो जाएंगे? 51, क्योंकि इसमें 21 था, इसमें 30 था। तो हमारे मेच्योर इंसुलिन में 51 होते हैं। अब सुनना इसकी आगे की कहानी। ये इंसुलिन हमारे, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है, ब्लड में आता है, और ब्लड में आके हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने का काम करता है, ठीक है। तो ये हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करेगा, ठीक है। अब कैसे कम करता है? जैसे ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है तो ये ग्लाइकोलिसिस को बढ़ा देता है, ठीक है, और भी फैट फॉर्मेशन को बढ़ा देगा। तो जो ग्लूकोज है उसको तोड़ के, ठीक है, उससे एनर्जी निकालना चालू कर दिया जाएगा। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज आ गया उसको फैट में कन्वर्ट करना चालू कर दिया जाएगा। इस तरीके से हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है। लेकिन कई बार कुछ लोगों में, ठीक है, डिजीज कंडीशन आने की वजह से इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है या बंद हो जाता है, तो उनके ब्लड में इंसुलिन की कमी हो जाती है, तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल लगातार बढ़ने लगता है, और ब्लड ग्लूकोज लेवल का बढ़ना ही कहलाता है डायबिटीज। क्या कहलाता है? डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। अब डायबिटीज के पेशेंट को इंसुलिन का इंजेक्शन बाहर से देना पड़ता है।
तब जाके उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होता है, ठीक है, तो उनको लगातार इंसुलिन का इंजेक्शन रेगुलर इंटरवल पे देना होता है, ठीक है। अब आपके अक्सर, ये तो बहुत कॉमन चीज हो गया, अक्सर हर दूसरे घर में, ठीक है, डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, ठीक है। अब पहले ये काम कैसे किया जाता था? तो पहले जानवरों को मारा जाता, स्लटर किया जाता था, उनके पैंक्रियास से इंसुलिन को निकाला जाता था, प्रोसेस किया जाता था, और फिर उसको इंजेक्शन के फॉर्म में पेशेंट को दिया जाता था। अब इसमें दो प्रॉब्लम थी। पहली प्रॉब्लम, वो इंसुलिन, ठीक है, एनिमल ओरिजिन का था, एनिमल के जीन से बन रहा था, तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसे पेप्टाइड जरूर होते थे जो हमारी बॉडी में इंसुलिन में नहीं पाए जाते हैं। तो जब हम उस इंसुलिन को इंजेक्ट करते थे तो पेशेंट में एलर्जिक रिएक्शन आता था, जैसे मान लो कहीं खुजली होने लगा, ठीक है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे एलर्जिक रिएक्शंस, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस देखने को मिलते थे। दूसरा, अगर हम एनिमल के पैंक्रियास से निकाल रहे हैं तो वहां इंसुलिन का अमाउंट लिमिटेड होगा, तो हम जितना चाहे उतना प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, इसलिए इंसुलिन का कॉस्ट भी बहुत ज्यादा था। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया गया? क्या आज भी यही टेक्निक चल रही है? तो नहीं, आज इस तरीके से इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस किया जाता है। तो फिर हमने इसका सॉल्यूशन यह निकाला कि हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करके इंसुलिन बनाएंगे। अब हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करके इंसुलिन बनाने के लिए सोचा, लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? हमने सोचा कि क्यों नहीं हम ह्यूमन के डीएनए को निकाल लें, जीन को ले लें जो इंसुलिन बनाता है, और उसको ई कोलाई में डाल दें, तो ई कोलाई में ये प्रोटीन बन जाएगा, ठीक है। और ई कोलाई में तो हम जितना चाहे उतना प्रोटीन बना सकते हैं, जितना कल्चर मीडिया देंगे उतनी बैक्टीरिया ग्रो करेगी, जितनी बैक्टीरिया ग्रो करेगी उतना ही हमारा प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम आई, हम ये प्रोटीन तो बना लेंगे बैक्टीरिया में, लेकिन ये प्रोसेसिंग नहीं हो पाएगी, यानी हम मैच्योर इंसुलिन नहीं बना पाएंगे, क्योंकि बैक्टीरिया में गोल्गी बॉडी नहीं होती है। तो अब इस प्रॉब्लम को, ठीक है, जिन लोगों ने इंसुलिन पहली बार बनाया वो कैसे इसको ओवरकम किया, इसकी बात करते हैं। ध्यान सुनना बेटा। इन्होंने एक सॉल्यूशन ये निकाला, इन्होंने कहा कि हमको मैच्योर इंसुलिन में ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड चाहिए, सी चाहिए ही नहीं। तो क्यों नहीं हम ए पेप्टाइड जित बनाने वाले, ठीक है, डीएनए को अलग सिंथेसाइज कर लें आर्टिफिशियली, और बी पेप्टाइड बनाने वाले डीएनए को अलग सिंथेसाइज कर लें आर्टिफिशियली, ठीक है। और यही काम किया गया। जितना डीएनए ए को बनाता है, ए पेप्टाइड का इंफॉर्मेशन रखता है ह्यूमन के, उसको अलग से आर्टिफिशियली सिंथेसाइज कर लिया गया, जीन ऑफ ए पेप्टाइड, और बी वाले को अलग सिंथेसाइज कर लिया गया, और इन दोनों जीन को दो अलग अलग ई कोलाई में ट्रांसफर किया गया वेक्टर के थ्रू। एक्सप्रेशन वेक्टर याद है? एक्सप्रेशन वेक्टर के साथ जोड़ के, ठीक है। इसको अलग में, इसको अलग में, इसको अलग बायोरिएक्टर में कल्चर किया गया, इसको अलग बायोरिएक्टर में कल्चर किया गया। अब वहां पे जब ये ई कोलाई डिवाइड करेगा, ग्रो करेगा, तो उसके अंदर ये जीन, ए पेप्टाइड का जीन ट्रांसक्राइब होगा, एमआरएनए बनेगा, ए चेन बनेगी। यहाँ पे बी का जीन ट्रांसक्राइब होगा, एमआरएनए बनेगा, बी चेन बनेगी। तो एक हमने बैक्टीरिया में ए जीन बना लिया, एक बैक्टीरिया में हमने बी जीन का, सॉरी, ए चेन बना लिया, बी चेन बना लिया। अब यहां से ए चेन को आइसोलेट कर लिया और यहां से बी चेन को आइसोलेट कर लिया, ठीक है। तो हमारे पास में एक टेस्ट ट्यूब में ए चेन आ गई, ठीक है, और दूसरे टेस्ट ट्यूब में हमारे पास में बी चेन आ गई। अब हमारे पास में कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिनके थ्रू हम इन दोनों के बीच में खुद से डाइसल्फाइड लिंकेज बना सकते हैं। अब हमने दोनों को एक टेस्ट ट्यूब में रखा और उसमें वो केमिकल डाला, उस केमिकल ने क्या किया, ए और बी के बीच में डाइसल्फाइड लिंकेज बना लिया। यानी हमने दोनों दो अलग अलग बैक्टीरिया में बनवा के खुद से उनके बीच में डाइसल्फाइड लिंकेज बनवाया, और ऐसे जब ये दोनों जुड़ गए तो बन गया मैच्योर इंसुलिन। क्या बन गया? इस तरीके से मैच्योर इंसुलिन बनाया गया। और क्योंकि ये ह्यूमन के जीन से बना था, इसमें कोई भी ऐसा एंटीजन नहीं आएगा जो ह्यूमन में ना पाया जाता है, इसलिए इसका यूज करने से कोई भी एलर्जिक रिएक्शन, और दूसरा, हम बैक्टीरिया को जितना चाहे उतना ग्रो करा सकते हैं, तो प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ जाएगी, तो कॉस्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आज देखो इंसुलिन का इंजेक्शन किसी भी मेडिकल शॉप पे जाओगे आसानी से अवेलेबल होता है और कम दाम में होता है। अब सुनना बेटा, क्योंकि ये ह्यूमन जीन से बना था इसलिए इसका नाम रखा गया मार्केट में बेचने के लिए ह्यूमुलिन, इसको ह्यूमुलिन कहा गया। और यही वो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट ड्रग था जिसको ह्यूमन अप्रूवल मिला, यूज के लिए अप्रूवल मिला। और इसको बनाया था पहली बार, प्रोड्यूस किया था कॉमर्शियली अमेरिका के कंपनी ने, इली लिली उसका नाम था, ठीक है। उन्होंने पहली बार इसको प्रोड्यूस किया था, कॉमर्शियल प्रोडक्शन इन्होंने किया था, एनसीईआरटी में नाम दे रखा है, ठीक है। तो इसलिए हमको ये याद रखना है, ठीक है, इली लिली, ठीक है। तो ये था हमारा पहला एम, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। तो याद रखना बेटा, ये जो हमने पढ़ा, ये हमारी बॉडी में इंसुलिन की प्रोसेसिंग कैसे होती है उसकी बात कर रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमुलिन लिख दिया। ह्यूमुलिन मतलब जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन कैसे बनाया गया, वो ये तरीका है।
ठीक है, और इसके साथ आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, तो जितनी बातें मैंने कही हैं, जो भी कहानी मैंने बताई है, वो सारी कहानी एनसीईआरटी में दी गई है। एक बार पढ़ोगे तो सारी कहानी याद हो जाएगी। अब बताओ मुझे, एक क्वेश्चन वहां दिया गया है। इस इंसुलिन को हम इंजेक्शन के थ्रू अपने सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंचाते हैं, इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। क्या मैं इस इंसुलिन को ओरली दूं पेशेंट को तो काम करेगा? क्यों? क्योंकि प्रोटीन है बेटा, और प्रोटीन अगर हम ओरली लेंगे तो डाइजेस्ट हो जाएगा। हम प्रोटीन खाते हैं ना, दाल खाते हैं, दालों में प्रोटीन होता है, तो हम उसको क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं, वो अमाइनो एसिड्स में टूट जाएंगे, तो कोई फायदा नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वहां पे एनसीईआरटी में, कि हम क्या इंसुलिन को ओरली ले सकते हैं? ठीक है, अगर नहीं ले सकते हैं तो क्यों नहीं ले सकते हैं? इसका आंसर ये हो गया कि डाइजेशन इसका हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इंसुलिन हो गया, पहला एग्जाम्पल कंप्लीट। दूसरा जीन थेरेपी की बात स्टार्ट करते हैं।
ध्यान दो बेटा, देखो अभी लिखना बंद कर देना, ठीक है। एक बार समझ लो जीन थेरेपी क्या है। जीन थेरेपी की बात कर रहे हैं, पहले हम समझते हैं किसके लिए किया जाता है। जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए किया जाता है। जेनेटिक डिसऑर्डर क्या है? हमारे डीएनए में, हमारे जीन में अगर कोई म्यूटेशन होता है, उसके वजह से कोई डिजीज, कोई डिसऑर्डर होता है, उसको जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। जैसे कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। ऐसे बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं। इनके लिए कोई भी मेडिसिन अभी तक हमने नहीं बनाया है। यानी जेनेटिक डिसऑर्डर ऐसा नहीं है कि हम कोई मेडिसिन दे दें और वो क्योर हो जाए, ठीक है। तो उन इस डिसऑर्डर से बचाने के लिए, ठीक करने के लिए एक थेरेपी डेवलप की गई है जेनेटिक इंजीनियरिंग में, ठीक है, और वो है जीन थेरेपी। अब जीन थेरेपी है क्या, समझना। तो हमने कहा इट्स ए कलेक्शन ऑफ मेथड, ठीक है। ये कोई एक मेथड नहीं है, ये बहुत सारे मेथड्स का एक ग्रुप है, कलेक्शन है। तो हमने कहा ये एक ग्रुप ऑफ मेथड्स है, कलेक्शन ऑफ मेथड है, ठीक है, फॉर करेक्शन ऑफ म्यूटेंट जीन, ताकि हम म्यूटेंट जीन को करेक्ट कर सकें। जेनेटिक डिसऑर्डर जब होगा तो हमारे नॉर्मल जीन में म्यूटेशन होगा, ठीक है, और वो जीन म्यूटेंट जीन हो जाएगा। उसी म्यूटेंट जीन को अगर हम फिर से सही कर दें, फिर से अपने नॉर्मल कंडीशन में ला दें, तो वो डिसऑर्डर ठीक हो जाएगा। तो हमने कहा कि इसमें ऐसे बहुत सारे मेथड्स यूज किए जाते हैं, एक ग्रुप ऑफ मेथड है, एक कलेक्शन ऑफ मेथड है, ठीक है, जिसके थ्रू हम जेनेटिक डिसऑर्डर में, ठीक है, म्यूटेंट जीन को करेक्ट करते हैं। तो करेक्ट करते हैं थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू एंड ट्रीटमेंट ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, और जेनेटिक डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट देते हैं। तो जेनेटिक डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए, ठीक है, म्यूटेंट जीन को करेक्ट किया जाता है बाय कलेक्शन ऑफ मेथड थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग, बाय द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इज कॉल्ड जीन थेरेपी। इसी को जीन थेरेपी कहते हैं। अब ये करेक्शन ऑफ मेथड, कलेक्शन ऑफ मेथड क्या क्या है, ठीक है, एक बार थोड़ा सा हमको डिटेल में, हमारे एनसीईआरटी में सारे मेथड डिस्कस नहीं किए गए, बट फिर भी मैं एक बार आपको बताता हूं, इसको ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है। ये मेथड क्या क्या हो सकता है, जैसे देखो यहां पे हमारे पास में एक जीन है, ये जीन जब एक्सप्रेस करता है तो एक प्रोडक्ट बनाता है, और वो प्रोडक्ट बनता है तो पर्सन हेल्दी रहता है। अभी क्या हुआ, इसमें म्यूटेशन हो गया, इसमें हो गया म्यूटेशन, जिसकी वजह से नॉर्मल प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, और पर्सन को एक जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया, जैसे मान लो हीमोफीलिया हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, ठीक है, ऐसा कोई एक जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया। अब मुझे इस जेनेटिक डिसऑर्डर को ठीक करना है, तो क्या क्या तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका सुनना बेटा, पहला तरीका ये होता है कि इस म्यूटेटेड जीन को तो यहीं रहने दें, ठीक है, हम इसी जीन की एक नॉर्मल कॉपी जिसमें म्यूटेशन ना हुआ हो, हम इस पर्सन में कहीं और इंट्रोड्यूस करा दें। पहला मेथड ये है, हम इसको वहीं रहने दें, उसको ना हटाएं, ठीक है, लेकिन हम एक नॉर्मल कॉपी उसमें, उस पर्सन में और भेज दें। जब हम नॉर्मल कॉपी भेज देंगे, वो जाके हमारे जीनोम में जुड़ जाएगा, तो वो वहां पे ट्रांसक्राइब होके एमआरएनए बनाएगा, एमआरएनए से प्रोटीन प्रोडक्ट बनना चालू हो जाएगा, हमारी डेफिशिएंसी खत्म हो जाएगी, डिजीज ठीक हो जाएगा। तो पहला तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका क्या होता है बेटा, हमारे पास में एक वेक्टर होता है जो होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन करता है। ये वेक्टर हमने नहीं पढ़ा है, हमारे सिलेबस में नहीं है, हायर क्लासेस में पढ़ाया जाता है। जो होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन कराता है, हम उसके साथ एक नॉर्मल कॉपी जोड़ के अपने सेल में भेज देंगे, और ये वेक्टर क्या करेगा, यहां पे रिकॉम्बिनेशन कराएगा, जैसे क्रॉसिंग ओवर होता है ना, वैसा रिएक्शन कराएगा। तो ये क्या करेगा, इस नॉर्मल जीन को कट करके यहां पहुंचा देगा, और ये एबनॉर्मल जीन कट होके यहां आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि म्यूटेटेड जीन को हटा के उसकी जगह पे नॉर्मल जीन डालना। दूसरा मेथड ये है, या तो हम म्यूटेटेड जीन को रहने दें, एक नॉर्मल कॉपी भेज दें, या फिर हम म्यूटेटेड जीन को हटा के उसकी जगह पे एक नॉर्मल कॉपी इंट्रोड्यूस कर दें, ठीक है, ये एक दूसरा मेथड है। एक दूसरा मेथड हो गया। तीसरे मेथड की बात करते हैं। मान लो म्यूटेशन हुआ, मान लो पहले यहां पे, ठीक है, याद करो, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, क्या था, GAG, ठीक है, तो ए रिप्लेस हो गया था टी से, ठीक है, तो जिसकी वजह से म्यूटेशन हुआ, हम क्या करें, एक और म्यूटेशन कॉज करा दें, और टी को फिर से वापस ए में कन्वर्ट कर दें, इसको रिवर्स म्यूटेशन कहते हैं। यानी म्यूटेशन की वजह से चेंज हुआ था, हम फिर उसमें एक ऐसा म्यूटेशन करा दें जो कि फिर से उसको नॉर्मल कंडीशन में ला दे। यानी ए से टी हुआ था तो डिजीज हुआ था, हम फिर से टी से क्या कर दें, ए करा दें, तो ये हो जाए। ऐसे बहुत सारे मेथड हैं, ऐसे बहुत सारे मेथड हैं। ये मैंने कुछ एक दो मेथड की बात की, ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं। तो अलग अलग डिसऑर्डर में, अलग अलग जेनेटिक डिजीज में हम डिफरेंट टाइप के मेथड्स यूज करते हैं। किस डिजीज में कौन सा मेथड यूज करना है वो वहां पे डिसाइड किया जाता है, ठीक है। इसीलिए एनसीईआरटी ने कहा कलेक्शन ऑफ मेथड। बात समझे? यानी ऐसा नहीं कि कोई एक अप्रोच है जो सब में लगेगा,
ठीक है, जैसा डिसऑर्डर होगा वैसा अप्रोच यूज करेंगे और उसको सही करने की कोशिश करेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू। यही जीन थेरेपी है। अब एक केस स्टडी हमको दिया गया पढ़ने के लिए, और वो है, ठीक है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, एक सिंड्रोम है जिसको कहते हैं सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब इसमें क्या होता है पहले समझते हैं, फिर इसको कैसे जीन थेरेपी से ठीक किया गया उसकी बात करते हैं। सुनना बेटा, ये होता है ड्यू टू डिलीशन ऑफ एडीए जीन। हम लोगों के पास में, ठीक है, बॉडी में एक एंजाइम बनता है, एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम। और एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम हमारे जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, जो हमारे इम्यून सिस्टम के पार्ट्स हैं, ठीक है, उनको मेच्योर करने के लिए चाहिए। बात समझिए। तो जब वो एडीए एंजाइम बनेगा तो लिम्फोसाइट प्रॉपरली मेच्योर होगा, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा। ठीक है, और कोई भी अगर इंफेक्शन होता है तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट लड़ पाएगी, हमको कोई डिजीज होने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इस डिजीज में क्या होता है कि वही जीन डिलीट हो जाता है जो एडीए एंजाइम बनाता है। तो जब जीन डिलीट हो जाएगा तो एडीए एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो पेशेंट में एडीए एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है, और जब डेफिशिएंसी होती है तो लिम्फोसाइट नॉट मेच्योर प्रॉपरली मेच्योर नहीं हो पाते हैं। और जब मेच्योर नहीं होते हैं तो इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, और जब इम्यून सिस्टम वीक होता है तो ग्रुप ऑफ डिजीज होता है, कोई भी डिजीज होता है वो ठीक नहीं होता है। और ग्रुप ऑफ डिजीज क्या कहते हैं, सिंड्रोम। और इसी सिंड्रोम को कहते हैं सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम हो जाता है। तो ये तो हुआ कि इसमें होता क्या है। अब हमको बात करनी है इसका ट्रीटमेंट कैसे कैसे हो सकता है, कैसे कैसे इसको क्योर करने की कोशिश की जाती है। पहला तरीका सुनना, पहला है एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या है, हम बाहर में कहीं पे नॉर्मल फंक्शनल एडीए एंजाइम बनाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो, ठीक है, हमने बायोटेक्नोलॉजी का ही यूज किया और एडीए का जीन किसी बैक्टीरिया में डाल दिया और वहां पे एडीए एंजाइम हमने सिंथेसाइज कर लिया, जैसे इंसुलिन किया, और फिर उसका इंजेक्शन हम पेशेंट को देंगे। ठीक है, तो हमने कहा कि एडीए एंजाइम, फंक्शनल एडीए एंजाइम इंजेक्टेड इन पेशेंट बॉडी, पेशेंट के बॉडी में डालेंगे। जब वो एंजाइम जाएगा तो लिम्फोसाइट मैच्योर होना चालू हो जाएंगी, और लिम्फोसाइट मैच्योर होंगी तो हमारा इम्यून सिस्टम फिर से स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन बेटा जब तक एंजाइम रहेगा तभी तक, तो फिर एंजाइम खत्म हो जाएगा, फिर वो इम्यून सिस्टम फिर से वैसा ही हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे इंसुलिन को हमको बार बार देना पड़ता है, इंसुलिन परमानेंट क्योर नहीं है डायबिटीज का। डायबिटीज के पेशेंट को देखो हमेशा पूरे लाइफ ऑफ इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है। ठीक ऐसे ही ये पेशेंट को भी हमेशा ये इंजेक्शन देना पड़ेगा। तो ये परमानेंट क्योर नहीं है, ठीक, एक टेम्पोररी सॉल्यूशन है, ठीक है, इसको सही करने का। दूसरा सुनना बेटा, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में क्या होता है कि हम एक हेल्दी पर्सन के बोन मैरो को लेते हैं और उस बोन मैरो को यहां पे ट्रांसफर कर देते हैं। तो अगर हम हेल्दी पर्सन के बोन मैरो को ट्रांसफर कर रहे हैं, बात समझे, हम वहां ट्रांसफर करें तो जब तक बोन मैरो वहां रहेगा सेल में, उसके बॉडी में, तब तक वो मेच्योर रहेगा, तब तक हमारा लिम्फोसाइट मेच्योर होता रहेगा। लेकिन ये भी परमानेंट क्योर नहीं है बेटा, कि ये भी परमानेंट क्योर नहीं है। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन भी 40% ही सक्सेसफुल है, ठीक है, और ये भी कुछ टाइम के बाद हमको फिर से बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ता है। तो बार बार बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के लिए जाना पड़ता है, और इसमें भी सबका बोन मैरो ट्रांसफर नहीं करते, इसलिए क्लोज रिलेटिव्स क्या लेते हैं जो एक्सेप्ट कर सके। तो इट्स नॉट ऑल्सो है परमानेंट क्योर, ये भी परमानेंट क्योर नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं अगली, ठीक है, जीन थेरेपी। अब हम जीन थेरेपी पे आते हैं। अभी तक ये परमानेंट क्योर नहीं थे, ये अलग अलग चीजें। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन बहुत सारे डिसऑर्डर के लिए, बहुत सारे डिजीज के लिए किया जाता है। ठीक है, जीन थेरेपी की बात करते हैं। अब जीन थेरेपी में क्या करते हैं, पेशेंट के बॉडी से उसका लिम्फोसाइट निकाल लेते हैं। ठीक है, अब इस लिम्फोसाइट में जो लिम्फोसाइट हमने रिमूव किया, इसमें एडीए का जीन डिलीट हो चुका है, नहीं है, और उसको इन विट्रो कल्चर करते हैं, कल्चर मीडिया बनाते हैं, उस कल्चर मीडिया में कल्चर करते हैं। साथ में दूसरी तरफ हम रिट्रोवायरस लेते हैं, उसको डिसार्म करते हैं, और डिसार्म रिट्रोवायरस में हम एक नॉर्मल फंक्शनल एडीए का जीन लगा देते हैं और उससे इंफेक्शन कराते हैं। ठीक है, यहां पे तो ये जो हमने नॉर्मल एडीए जीन लिया, और ये एडीए जीन सीडीएनए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए मेथड से बना है, याद करो, एमआरएनए निकाल के उसका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करा के कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बना के, वो वाला मेथड से हमने बनाया। तो हमने डिसार्म रिट्रोवायरस की मदद से इसमें भेजा। अब जब ट्रांसफर करेंगे तो क्या सभी सेल में जाएगा, नहीं जाएगा, जाएगा कुछ में नहीं जाएगा। तो जिसमें गया वो ट्रांसफॉर्म सेल, जिसमें नहीं गया वो नॉन ट्रांसफॉर्म सेल। अब क्या करेंगे,
हम इनमें से ट्रांसफॉर्म सेल को सेलेक्ट कर लेंगे। कैसे करते हैं नहीं पढ़ना हमको, इसका मेथड अलग होगा सिलेक्शन का, ठीक है, लेकिन कुछ वैसा ही होगा जैसे हमने पढ़ा था, ट्रांसफॉर्म और नॉन ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करने का। हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब इन ट्रांसफॉर्म्ड सेल को फिर से कल्चर मीडिया पे डिवाइड कराएंगे, डिवाइड करा के इनका नंबर बढ़ा लेंगे, और जब इनका नंबर बढ़ जाएगा फिर उसमें से कुछ सेल हम वापस पेशेंट में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। हमने पेशेंट में ट्रांसफर कर दिया, पेशेंट की बॉडी में। अब ये पेशेंट की बॉडी में जो सेल जा रहे हैं इनके पास में नॉर्मल एडीए का जीन है। अब एडीए का जीन वहां जाके ट्रांसक्राइब होगा, ट्रांसलेट होगा, ठीक है, और एडीए एंजाइम बनेगा, और एडीए एंजाइम बनेगा तो अब बॉडी में ही एंजाइम बन रहा है, तो फिर से लिम्फोसाइट मैच्योर होना चालू हो जाएंगी, और जब लिम्फोसाइट मैच्योर होना चालू हो जाएंगे तो इम्यून सिस्टम फिर से स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन बेटा, ठीक है, ये जो सेल हमने भेजा है ये इमॉर्टल नहीं है, अमर नहीं है, इनका भी एक लाइफ स्पैन है, ये जाके वहां पे फिर से मर जाती हैं, ठीक है। तो हमको बार बार ये फिर से ट्रांसफर करना होता है, तो डॉक्टर को पता है, ठीक है, उस साइंटिस्ट को पता है कि ये सेल वहां पे जाके मरेंगी, तो उन्होंने क्या किया, कुछ सेल को ट्रांसफर किया, कुछ सेल को कल्चर मीडिया में रख लिया, और वहां पे उनको डिवाइड करा के मेंटेन करते रहे, ताकि पीरियोडिक इन्फ्यूजन होता रहे। पीरियोडिक इन्फ्यूजन का मतलब बार बार हमको उसमें ट्रांसफर करते रहना होगा, तो ये ट्रांसफर बार बार करते रहेंगे, ठीक है। तो ये भी परमानेंट क्योर नहीं हुआ, दैट मीन जीन थेरेपी भी परमानेंट क्योर नहीं है अभी, ठीक है। अब सुनना, ये स्टेप डिफिकल्ट है, यहां से डीएनए को डालना, ये करना ये डिफिकल्ट है, लेकिन इसको यहां पे डिवाइड करके मेंटेन करना कंपैरेटिवली आसान है, इसलिए हम ये स्टेप बार बार नहीं करते हैं, ठीक है। हम एक बार कर लिए, अब इसको हमेशा मेंटेन करके रखेंगे, और टाइम टाइम पे हम इसको इस बॉडी के इसके बॉडी के अंदर भेजते रहेंगे। बात समझ गए? तो यहां पे हमने इसको कहा कि ये भी परमानेंट क्योर नहीं है। अब परमानेंट क्योर कब हो सकता है, कैसे हो सकता है? अगर हम यही ट्रांसफर जो जीन ट्रांसफर कर रहे हैं हम अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज या जाइगोटिक स्टेज में कर दें तो परमानेंट क्योर हो सकता है, ठीक है, क्योंकि उस टाइम तक सेल डिफरेंशिएट नहीं हुई होती हैं, फिर डिटरमाइंड नहीं होती हैं कि हमको क्या बनाना है। तो कहा गया कि अगर जीन थेरेपी अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में हो जाए, ठीक है, तब जाके वो परमानेंट क्योर होगा। और ये हमको पता ही नहीं चल पाता ना कि जो एम्ब्रियो आ रहा है वो कैसा होगा, उसमें डिसऑर्डर होगा कि नहीं होगा, हमको कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो इसलिए अभी भी कहा जाए तो जीन थेरेपी एक परमानेंट क्योर जेनेटिक डिसऑर्डर का नहीं है। इस डिजीज के लिए ये जीन थेरेपी पहली बार की गई थी, और पहली बार एक 4 ईयर ओल्ड गर्ल थी, ठीक है, 1990 में, उसके उसके लिए जीन थेरेपी का मेथड यानी ये मेथड यूज किया गया था। इस मेथड से उसको क्योर करने की कोशिश की गई थी, बट वो परमानेंट क्योर नहीं हुआ था, ठीक है। तो अभी भी जीन थेरेपी परमानेंट नहीं है, क्योंकि अगर हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में करेंगे तभी जाके परमानेंट क्योर होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक। तो ये था मेडिसिनल फील्ड में, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का एप्लीकेशन। लिख लो। हम्म। एमनियोसेंटेसिस से पता चल सकता है, लेकिन कह रहा है ना कि अभी भी उस लेवल पे हम नहीं पहुंच पाए। और अगर हम बात करें तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत सारी चीजें हम ह्यूमन पे नहीं भी कर सकते हैं, मैंने कहा ना एथिकली बैन किया गया है। तो अभी एम्ब्रियोनिक स्टेज पे जीन थेरेपी भी बैन है। हम्म। तो अभी बहुत सारी चीजें जो अभी रिजॉल्व नहीं हुई हैं, आगे अभी और भी रिसर्च इस पे चल रहा है अभी।
Because these are not immortal cells.
छोटा सा टॉपिक, अब लिख दिया तो भूलूंगा ही। ठीक है, सुनो। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस की बात कर रहे हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस क्या है? यहाँ पे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करके, ठीक है, हमारी बॉडी में कोई पैथोजन है या नहीं है, हमारा जीन कोई नॉर्मल है या म्यूटेटेड है, ये पता करते हैं। इसके जो कन्वेंशनल मेथड है वो हैं, जैसे हम ब्लड टेस्ट कराते हैं, सीरम टेस्ट कराते हैं, ठीक है, यूरिन टेस्ट कराते हैं, ये कन्वेंशनल मेथड है डायग्नोसिस के। लेकिन ये तब बता पाते हैं जब वायरस या बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा हो जाता है। जब कोई विजिबल सिम्टम हमको आने लगता है तब जाके डॉक्टर वो सिम्टम देख के लिखता है और हम टेस्ट कराते हैं तो पता चलता है। लेकिन ये कुछ ऐसे मेथड हैं जिनसे हम पहले ही बिना विजिबल सिम्टम आए ही बता सकते हैं कि कोई पैथोजन का इन्फेक्शन है या नहीं है, कोई जीन नॉर्मल है या म्यूटेटेड है। अब इसमें तीन चीज पढ़ना है, पीसीआर, प्रोब और, ठीक है, एलाइजा। तो पहले हम पीसीआर पढ़ते हैं, बट टाइम कम है तो पीसीआर में टाइम ज्यादा लगेगा, तो मैंने प्रोब की बात कर ली। प्रोब वाला मेथड क्या है, ध्यान सुनना। प्रोब यूज करते हैं हमारे जीन में कोई म्यूटेशन है या नहीं है ये पता करने के लिए। मान लो तुम डॉक्टर के पास गए, तुम्हारे सिम्टम को देख लगा कि इसको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, और जेनेटिक डिसऑर्डर है तो उसने एक जांच लिख दी कि जाके देखो कि ये इस जीन में म्यूटेशन है कि नहीं है। जैसे मान लो आपका जो सिम्टम हुआ वो लगा कि इस जीन में म्यूटेशन की वजह से सिम्टम आता है, तो इसने एक जांच लिखी। अब उस जांच के थ्रू कैसे पता चलेगा, इसको देखना है, तो यहाँ पे हम प्रोब का यूज करते हैं। प्रोब क्या होता है? डीएनए आरएनए होता है, ठीक है, दोनों प्रोब हो सकते हैं। ये आर्टिफिशियली सिंथेसाइज सिंगल स्ट्रैंड रेडियो एक्टिव डीएनए या आरएनए होते हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं नॉर्मल जीन के। हमको अपने नॉर्मल जीन का सीक्वेंस पता है, अब उसमें म्यूटेशन कैसा है ये हमको नहीं पता होता है। म्यूटेशन तो कुछ भी हो सकता है, बट नॉर्मल जीन का तो ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग हो चुका है सारा सीक्वेंस। तो हमको नॉर्मल जीन का सीक्वेंस पता है, तो हम उसका कॉम्प्लीमेंट्री प्रोब बनाते हैं। तो ये प्रोब हमेशा नॉर्मल जीन के साथ जुड़ेगा, याद रखना, म्यूटेटेड जीन के साथ नहीं जुड़ेगा। अब दो पर्सन लेते हैं, एक पर्सन में म्यूटेशन नहीं है, एक में है। अब जिस पर्सन में म्यूटेशन नहीं है, पर्सन ए, इसका जब डीएनए लेंगे और उसके साथ प्रोब डालेंगे तो म्यूटेशन नहीं होगा तो प्रोब बाइंड होगा, तो हाइब्रिडेशन हुआ। और हाइब्रिडेशन होगा तो ऑटो रेडियोग्राफी में रेडियोएक्टिविटी आएगी कि नहीं आएगी? प्रोब रेडियोएक्टिविटी शो करेगा, और रेडियोएक्टिविटी आई इसका मतलब प्रोब जुड़ा है, और प्रोब जुड़ा है यानी नॉर्मल जीन है, क्योंकि प्रोब नॉर्मल जीन से जुड़ता है। दैट मींस जीन क्या हो गया? नॉर्मल। अगर पर्सन बी की बात करें, इसके जीन में म्यूटेशन है, और म्यूटेशन है तो जब इस पे प्रोब डालेंगे तो प्रोब जुड़ेगा ही नहीं, हाइब्रिडेशन नहीं होगा। और फिर जब रेडियोएक्टिविटी चेक की जाएगी तो रेडियोएक्टिविटी नहीं आएगी, और रेडियोएक्टिविटी नहीं आई इसका मतलब प्रोब बाइंड नहीं हुआ है, दैट मींस जीन कैसा है? म्यूटेंट है। तो बस इतना सा बात याद रखना है कि अगर प्रोब जुड़ा तो रेडियोएक्टिविटी आई, और रेडियोएक्टिविटी आई तो नॉर्मल जीन, और प्रोब नहीं जुड़ा तो रेडियोएक्टिविटी नहीं आई, नहीं आई तो जीन क्या हो गया? म्यूटेंट हो गया। ठीक है, चलो बेटा, थैंक यू।